बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के आइंदा हफ्ते इंडिया के मुजव्वज़ा दौरे ने जनूबी एशिया के सिफारती हलकों में हलचल पैदा कर दी है। ये तालिबान हुकूमत के किसी वज़ीर का भारत का पहला बाज़ाब्ता दौरा होगा। दोनों ममालिक के दरमियान बरसों पुरानी सरदमहरी और बाहमी बदएतमादी के पस मंज़र में यह राब्ता न सिर्फ सिफारती लिहाज से गैर मामूली है बल्कि खित्ते की सियासी बिसात पर भी नई चाल की हैसियत रखता है। यह दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीन और रूस अफगानिस्तान के साथ अपने रवाबित मुस्तहकम कर रहे हैं और फितनल खवारिज की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार हैं। भारत का यह कदम नई इलाकाई तरजीहात को वाज़ेह करता है। इंडियन वजारत खारजा के तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर खान मुत्तकी को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दिए गए इस्तिस्ना की तस्दीक की है, लेकिन इस दौरे की तफसीलात जाहिर नहीं की गई। इंडिया ने अगरचे तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, मगर उसके बावजूद हालिया दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान पसे पर्दा राबितों में तेजी आई है। मई में मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने अमीर खान मुत्तकी से राब्ता किया था, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की बहाली के इशारे मिले और काबुल में इंडिया का महदूद सिफारती अमला दोबारा सरगर्म हुआ और इत्तलात के मुताबिक तालिबान के एक नुमाइंदे ने भारत में गैर रस्मी सतह पर जिम्मेदारियां भी संभाली। अफगानिस्तान में तालिबान की इक़्तिदार संभालने के बाद भारत ने इब्तदा में मोहतात रवैया अपनाया। माजी में भारत हमेशा उन गिरोहों के साथ खड़ा रहा जो अफगान तालिबान के मुखालिफ थे, लेकिन अब इलाकाई हालात ने उसे नई हिकमत अमली इख्तियार करने पर मजबूर किया है। चीन और रूस के बढ़ते हुए असर और रसूख और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ पेचीदा ताल्लुकात ने भारत को इस नतीजे पर पहुंचाया है कि तालिबान से मुकम्मल दूरी बरकरार रखना मुमकिन नहीं। दिल्ली अब यह चाहता है कि अफगानिस्तान में अपनी पोजीशन बहाल करे ताकि वहां इंडिया मुखालिफ अनासिर के लिए जगह ना बन सके। पाकिस्तान के तनाजुर में देखा जाए तो अमीर खान मुत्तकी का यह मुजव्वज़ा दौरा भारत कई पहलू रखता है। एक जानिब तालिबान पाकिस्तान को दबाव में रखने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है, दूसरी जानिब भारत इस मौके को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में अपने किरदार को असर-ए-नौ मुतय्यन करना चाहता है और जाहिर है कि इसका एक मकसद पाकिस्तान की मगरबी सरहदों को गैर महफूज करना भी है। इस्लामाबाद के लिए पेशरफ्त यकीनन दिलचस्पी और एहतियात दोनों का बाइस है, क्योंकि अफगान सरजमीन का इलाकाई सियासत में किरदार हमेशा पाकिस्तान की सलामती और सिफारती पॉलिसी से जुड़ा रहा और खास तौर पर जब फितना खवारिज की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी की फजा बरकरार है। अमीर खान मुत्तकी का यह दौरा बज़ाहिर सिफारती नौइयत रखता है, मगर इसके दूर रस असरात पूरे खित्ते और खास तौर पे पाकिस्तान पे मुरतब हो सकते हैं। इसी ज़मन के अंदर बात करेंगे इस पूरे मंजरनामे पे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब ने। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बेग साहब, गुज़श्ता अफगानी हुकूमत को देखें तो उसकी सिफारती तौर पर ताल्लुकात भारत के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन तालिबान हुकूमत के ताल्लुकात भारत की साथ इस हद तक बढ़ना कि वज़ीर ख़ारजा का दौरा मुतवक्के होना, फिर उसी वक्त में अमेरिका मुखालिफ भारतीय हुकूमत जो है वो अपना स्टैंड अपनाए हुए है, इसकी वजह आपको क्या दिखाई देती? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में हमें 40 साल की हिस्ट्री देखनी चाहिए। अफगानिस्तान जब भी क्राइसिस में आया, इसमें सोवियत यूनियन बैक्ड एक कम्युनिज्म गवर्नमेंट आई तो हमने बड़ी हेल्प की और उसके बाद मुसलसल आज दिन तक जो कुछ हमने पाकिस्तान में हमारा कलेशनकोफ कल्चर और जिस किस्म की ड्रग्स की स्मगलिंग और ट्रांसफर ट्रेड की वजह से हमारा अपना ट्रेड और इकोनॉमी को जो नुकसान हुआ वो इनकी वजह से हुआ। लेकिन पिछली दफा भी इन्होंने इंडियंस के साथ मिलके इंडियंस ने उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रा उसने मिलके बहुत सारी फंडिंग की, बहुत से ट्रेनिंग कैंप्स भी खोले रखे, कॉन्सुलेट्स के जरिए ये ऑपरेट कर रहे थे अफगानिस्तान में। तो मकसद ये है कि बार बार जो है वो इस किस्म की जो चीजें अफगानिस्तान में डेवलप होना और रा का इतना ऑपरेटिव होना वो अफगानिस्तान के लिए नुकसानदेह हुआ फ्यूचर में, और पाकिस्तान के लिए तो नेचुरली ये प्रॉक्सी वॉर्स जो है, ये जो तालिबान की ट्रेनिंग्स है और इनका जो पाकिस्तान में आना है, चाहे वो बलूचिस्तान में आए या इधर केपीके में जो साइट्स हैं वहाँ आए, तो ये आई डोंट नो, अभी ये इनकी हुकूमत नहीं है, इनको मेरे ख्याल में फॉरेन पॉलिसी इनकी कोई इतनी ज्यादा बंदा नहीं सोच सकता कि फ्यूचर में किस तरफ जाएंगे। लेकिन इनकी बका देखें, अगर हम बॉर्डर बंद कर दें सिर्फ 2 दिन के लिए तो अफगानिस्तान में कोई चीज इंटर नहीं हो सकती। ये सारी चीजें बाई एयर नहीं मंगवा सकते। अगर आप काबुल या इनके किसी शहर में भी जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू पंजाब, पाकिस्तान, गुजरांवाला, मटेरियल, इवन फूड आइटम्स। तो हम तो अच्छे नेबर्स की तरह हमने बहुत कुर्बानी दी, हमने इनको होस्ट किया तकरीबन 30 मिलियन लोगों को।
तो ये 30 लाख लोगों को हमने इनको होस्ट किया बहुत अरसा, और अभी भी बहुत से लोग हैं यहाँ पे। तो ये बार बार हिंदुस्तान की तरफ जाना और वहां से जो भी उनकी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, उसका हिस्सा इनको नहीं बनना चाहिए। नहीं भीख साहब, आप इसकी वजह क्या समझते हैं? अभी मौजूदा हाल के तनाजुर में इंडिया जो है वो अमेरिका मुखालिफ पॉलिसी अपनाए हुआ है। वो बज़ाहिर अमेरिका मुखालिफ हो या ना हो, लेकिन अभी तो वो बादी नजर में अपने अवाम को यही बताने की कोशिश कर रहा है कि देखें जी, अमेरिका हम पे दबाव डाल रहा है और हमने वो दबाव बर्दाश्त किया है रशिया से अपने ताल्लुक को बेहतर बनाने के लिए और इंडिया को अजीम बनाने के लिए। लेकिन उसी वक्त में बगराम की वापसी की बातें होती हैं और तब ये मुलाकात जो है ये हो रही है। क्या ये डॉट यहां पे लिंक किए जा सकते हैं या फिर ये वजह कुछ और हो सकती है मामूल की? इसे मुलाकात या मामूल का दौरा समझ सकते हैं? देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हम वो बेस वापस लेना चाहते हैं, मेरे ख्याल में वो शायद मुमकिन नहीं होगा। वो इसलिए भी कि अफगानिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया कि वी आर सॉवरेन स्टेट, और वो इस किस्म की किसी को स्पेस नहीं दे सकते। तालिबान अभी रिसेंटली चाइना का भी दौरा किया, चाइना ने उनको बहुत सी डेवलपमेंट की चीजें ऑफर की हैं, और वो उनको कहा है कि आप सी पैक का हिस्सा बन सकते हैं और सी पैक आपसे लिंक कर दिया जाएगा। तो ऐसी सूरत में एयरबेस उनको देना, और नेचुरली वो एयरबेस किसी और के लिए नहीं, वो चाइना के लिए होगी या पाकिस्तान के लिए होगी। तो वहां पे आके दोबारा बैठना ये मुमकिन नहीं है। और जिस तरीके से अमेरिकन ने वो एयर बेस छोड़ी या इनखला किया अफगानिस्तान से, और जो वेपन और जो मशीनरी और जो असला ये छोड़ के गए हैं, वो सबके गले पड़ा हुआ है। तो ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि अमेरिका आके जहां बैठ सकता है और दोबारा से ऑपरेट कर सकता है। इट इज इम्पॉसिबल। और वो भी पहले भी ये सब नेटो सप्लाईज जो थी, वो नेटो के नाम पे थ्रू पाकिस्तान थी, अगर आपको याद हो। जी। और वो बहुत हैवी ड्यूटी सप्लाईज थी। तो अब इंडिया सिर्फ ये चाहता है कि वो हमें ट्रबल में क्रिएट करे रखे प्रॉक्सी वॉर के जरिए थ्रू अफगानिस्तान। वो भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले दिनों में वो दाव भी इनका खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, पाकिस्तान को अगर डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर देखें तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने एक सिफारती तन्हाई से निकल के अपनी पोजीशन जो बनाई है, पाकिस्तान उसके अंदर इस्तेहकाम किस हद तक रख पाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों की आरा ये है कि पाकिस्तान को मशरक़ वस्ता के जो इश्यूज हैं उसके अंदर बिलखुसूस खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों की आरा ये है कि पाकिस्तान को फ्रंट फुट पे लीड करना चाहिए। क्या हम डोनाल्ड ट्रंप के जो पेश करदा निकात हैं उसके ऊपर एतमाद कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं? ये अलग बात कि हमने ये कह दिया कि ये वो हमारा ड्राफ्ट नहीं था, उसके अंदर तब्दीलियां हुई थी। क्या हम पॉजिटिविटी ला सकते हैं या हमें कहीं ना कहीं पे मोहतात कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, आई डोंट नो, लोग तो मुख्तलिफ बातें करते हैं, लेकिन आज से मई इसी साल मई से पहले, जंग से पहले, आपसे कोई पूछता था आपकी राय? आप मैटर करते थे पूरी दुनिया में सफारतकारी में कहीं? हम्म। अल्लाह ने आपको मौका दिया, आपको इस मौके से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। आपको अपनी राय भी देनी चाहिए, आपकी आवाज भी होनी चाहिए। आपको सफारतकारी में पूरी दुनिया को, जैसे कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसी स्टेज पे है कि हर शख्स उससे बात भी करना चाहता है, मिलना भी चाहते हैं, नए अलाइंसेस भी बन रहे हैं। हमने खाली सऊदी अरब के साथ जो पैक्ट किया है वो ही बहुत ज्यादा है, लेकिन आप आने वाले दिनों में देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज आपके साथ अलायंस में शामिल होंगे। तो अल्लाह ने ये मौका दिया तो इससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। आज पाकिस्तान जहां खड़ा है, ये पिछले 78 सालों में तो कहीं नहीं था। तो इस आने वाले दिनों में इस सारे जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान को अमर्ज करना है। लीडरशिप क्वालिटीज को भरपूर कार लाकर आपने पूरी दुनिया में जो सफारतकारी शुरू की है उसको कंटिन्यू कीजिए। और जो अरब कंट्रीज हैं, नेचुरली मैं समझता हूँ कि हमें भरपूर उनका साथ देना चाहिए। और ये जो सोच डेवलप हुई है कि पाकिस्तान कैन डिफेंड देम, और खासकर सऊदी अरब जो हरमैन शरीफैन, और दोनों की जो हमें एक सादत मिलेगी, इंशाल्लाह मिल गई है, एग्रीमेंट साइन है, उसके वर्किंग पेपर्स बन रहे हैं। तो ये इसमें कोई शक नहीं है, हमें बिल्कुल पूरी दुनिया में आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अगर हमसे ना पूछता, पहले पूछता
तो हमारा तो कोई से ही नहीं थी। तो ये अल्लाह ताला ने खास मेहरबानी की है, तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए और इसको अवेल करके अपॉर्चुनिटी हासिल करनी चाहिए। अच्छा बेग साहब, एक आखिरी सवाल। हम सिफारती महाज के ऊपर कामयाबियां हमने बेहद समेटी। अगर पाकिस्तान का अंदरूनी मुआशी मंजरनामा देखें, बेहतरी की उम्मीद तो हर वक्त रखनी चाहिए, जिस तरह के हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं या जिस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन ज़रा हकाइक को भी देखें तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का पाकिस्तान से चला जाना, शेल का चले जाना, ऊबर का चले जाना, बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं ये पाकिस्तान से जो है अपना कारोबार बंद कर रहे हैं या थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं। इसकी वजह आपको क्या लगती है? दुनिया के अंदर जो जारी इस वक्त महंगाई है या शरह सूद है, ये उसकी बुनियादी वजह है, ये पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिसीज जो हैं उसमें कोई नाकामी? बहस वैसे लंबी हो जाएगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो अंदरूनी लॉज हैं टैक्स के, और जो हमारी रेड टेपिज्म है ब्यूरोक्रेसी में, और जिस तरीके से हमारी सरकार के ऑफिसर्स काम करते हैं, उससे ये तो आपने इंटरनेशनल बिजनेस कंपनीज बताई हैं, हमारे यहाँ तो लोकल बेचारा बिजनेसमैन भी भाग गया और कुछ भागने की तैयारी में है। उसकी वजह यह है कि आपके जो आपने टैक्सेस 45% कर दिए, आप उन्हीं लोगों से टैक्स, एक तो टैक्स ले रहे हैं, फिर आप कहते हैं सुपर टैक्स भी लेना है। तो ऐसी सूरत में कोई बिजनेसमैन काम नहीं कर सकता। फिर इस तरीके से आपके जो एफबीआर के लोग छापे मारते हैं जैसे कोई क्रिमिनल को पकड़ने जा रहे हैं, तो बिजनेस खौफ के माहौल में नहीं हो सकता। मैं बारहा कह चुका हूं कि आपको बिजनेस कम्युनिटी को थोड़ा कुशन देना चाहिए, थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। अगर बिजनेसेस जैसे बंद हुए हैं और हो रहे हैं, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से आपका क्राइम रेट बहुत बढ़ जाता है, आपके जो माशी हालात हैं, सोशल फैब्रिक है, वो खराब हो जाता है, लोग बेरारवी का शिकार होते हैं, और वो एक ऐसा स्टेट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जो स्टेट संभाल नहीं पाएगी। आप देख लीजिए आजाद कश्मीर में क्या हुआ, और पूरी दुनिया में जो गवर्नमेंट्स हैं वो बेरोजगार को एक स्टाइपेंड देती हैं ताकि वो रोटी खा सके, वो ट्रबल क्रिएट ना करे। वो पागल नहीं है कि बेरोजगार को घर बैठे पैसे देते हैं, वो चाहते हैं कि ये बाहर निकलेगा, क्राइम करेगा, ट्रबल क्रिएट करेगा, माशरे के लिए बगाड़ पैदा करेगा। तो ऐसी सूरत में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को, और उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी है, अभी भी अगर आप उसको कैश नहीं करवा सकते और बिजनेस और इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर सकते, फिर हमारा अल्लाह हाफिज है। ठीक, यानी अंदरूनी तौर के ऊपर बिजनेस कम्युनिटी को हमें डेवलप करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस मंजरनामे के बाद बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कि पाकिस्तान को जो धमकी दी गई है भारत की तरफ से, उसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से क्या दिया गया है, और आइंदा का मंजरनामा किस हद तक टेंस हो सकता है। कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जनूबी एशिया में एक बार फिर कशीदगी की फजा महसूस की जा रही। भारत की आला अस्करी और सियासी क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज बयानात ने सर क्रीक जैसे हसास तनाज़े को दोबारा उजागर कर दिया है। इल्जामात और धमकियों के इस माहौल में पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अमन की ख्वाहिश बरकरार है, मगर किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी की सूरत में जवाब भरपूर और दो टोक होगा। पाकिस्तानी फौज के शुबा ताल्लुकात आमा ISPR ने भारतीय वज़ीर दिफा, आर्मी चीफ और एयर चीफ के हालिया बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि भारत की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जारहियत के लिए मन घड़त बहाने तराश रही है। ISPR के मुताबिक भारतीय क़यादत के गैर जिम्मेदाराना और जंगी जुनून पर मबनी बयानात खित्ते के अमन के लिए संगीन नताइज पैदा कर सकते हैं। यह रद्द-ए-अमल उस वक्त सामने आया जब भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक तकरीब के दौरान यह हर्जा सराई की कि पाकिस्तान सर क्रीक के करीब फौजी ढांचे तामीर कर रहा है। उन्होंने धमकी आमेज लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची जाने वाली सड़क भी सर क्रीक से ही गुजरती है। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजस्थान में फौजी दस्तों से खिताब करते हुए यह धमकी दी कि अगर रियासत पार दहशतगर्दी जारी रही तो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह पर नजरसानी करना होगी। उसी रोज भारतीय एयरफोर्स के सरबराह एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने दावा किया कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 4 से 5 लड़ाका तैयारे तबाह किए गए। इन बयानात पर पाकिस्तान ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ISPR ने कहा कि इंडियन क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। पाकिस्तान ने खबरदार किया कि अगर भारत ने जारहियत मुसल्लत की तो पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। बयान में यह भी कहा गया कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज में इतनी सलाहियत और अज़्म है
कि वो लड़ाई को दुश्मन के इलाके के अंदर तक ले जा सकती है। सरकरीक का तनाजा, जिसे भारतीय वजीर दिफा ने हालिया बयानात में दोबारा छेड़ा है, पाकिस्तान के सूबा सिंध और भारतीय रियासत गुजरात के दरमियान 96 किलोमीटर तवील दलदली पट्टी पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान का मौकिफ है कि उसकी सरहद साहिल से तय की जाए, जबकि भारत उसे खलीज के वस से गुजरने वाली लकीर मानता है। ये इख्तलाफ इस बात पर है कि ये इलाका दलदली जमीन है या समुद्री रास्ता, क्योंकि अगर सरहद दरमियान से गुजारी जाए तो समंदर का ज्यादा हिस्सा भारत को मिलेगा, जबकि किनारे से तय की जाए तो पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा। माजी में दोनों ममालिक के दरमियान सरकरीक तनाजे पर मुज़ाकरात के कई अदवार हो चुके हैं। 1995 और 2005 में बातचीत निस्बतन मुस्बत रही, मगर बाद में यह मामला तात्तुल का शिकार हो गया। अब भारतीय क़यादत की इश्तियाल अंगेज जुबान ने इस पुरअमन अमल को एक बार फिर पस मंजर में धकेल दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि ऐसे बयानात न सिर्फ सरकरीक जैसे नाजुक मसले को मजीद पेचीदा बनाते हैं, बल्कि खित्ते के अमन को भी खतरे में डालते हैं। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का दारोमदार अब एक बार फिर जिम्मेदाराना तर्ज अमल पे है। सरकरीक हो या कोई और सरहदी तनाजा, पाकिस्तान का मौकिफ यही है कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर जारहियत की सिफारतकारी पर जारहियत को तरजीह दी तो उसके असरात किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे। चुनाचे पैगाम दो टोक है कि पाकिस्तान तसादुम नहीं चाहता, मगर अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें किया है दिफाई तजियाकार बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर अहमद हसन अल अरबी साहब ने। अहमद हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद हसन साहब, भारतीय क़यादत के जो हालिया बयानात हैं, इस बात का सबूत नहीं है कि नई दिल्ली अमन की बजाय इंतखाबी सियासत या जारहियत की तरफ कदम बढ़ाने का कहाँ है? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें थोड़ा सा प्रीटेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। अभी जो रिसेंट इनकी पिछले 3-4 दिनों में कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पहले डिफेंस मिनिस्टर की, फिर इनके एयर चीफ की, फिर इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, इसको थोड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज करें। कॉन्टेक्चुअलाइज इस सेंस में कि पहलगाम वाला जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया इंडिया ने, उससे पहले इंडिया की जो परसेप्शन थी और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी, इनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी, इनका जो मिलिट्री परसेप्शन पूरी दुनिया के अंदर क्रिएटेड था, वो कहाँ पे खड़ा था। और ऑलमोस्ट 6 months डाउन द लेन आज भारत कहाँ पे खड़ा है, और पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा था और आज पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। सो इस सारी सिचुएशन में जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं, वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इंडिया, जो कि अब से पिछले 20 साल से अमेरिका के साथ एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप एंजॉय कर रहा था, यूरोप के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन से, इंडिया की इवन जीसीसी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। इंडिया एशिया के अंदर अपने आप को इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पर प्रेजेंट कर रहा था। इंडिया लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना, अमेरिका और वेस्ट के लिए। तो वहां से इट ऑल स्टार्टेड, और फिर ऑल ऑफ अ सडन पहलगाम का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, द ग्रेवेस्ट मिसकैलकुलेशन परहैप्स इन इंडिया की पूरी हिस्ट्री के अंदर जो इन्होंने की। और फिर इन्होंने 6 मई पे पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया, उसके बाद जब पाकिस्तान ने इस 4 दिन के बाद रिस्पॉन्स किया, तो उन 4 दिनों के अंदर पूरी जियोपॉलिटिकल इक्वेशन साउथ एशिया की तब्दील हो गई। और आने वाले 20, 25, 30 दिन और फिर उसके जो बाद वाले महीने थे, उनमें पता चला कि सिर्फ मिडिल साउथ एशिया की जियोपॉलिटिकल इक्वेशन चेंज नहीं हुई, मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के बाद इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हो गई। और आज पाकिस्तान, जो कि पहले अपनी एक डिफेंसिव पोस्चर में था पिछले 20 साल, और उसके बाद आज पाकिस्तान एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर और सिक्योरिटी प्रोवाइडर है पूरे बहुत पावरफुल ममालिक। और दूसरी तरफ भारत कहाँ पे, आप सब जानते हैं, भारत ने अपने आप को प्रेजेंट किया एज अ वेरी डीप सिविलाइजेशन पूरी दुनिया के आगे। भारत ने अपने आप को प्रेजेंट किया एज एन इकोनॉमिक हब पूरी दुनिया के आगे। भारत ने अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को पूरी दुनिया के आगे प्रेजेंट किया। और आज भारत बिल्कुल श्रंक होके कन्फाइन हो चुका है विद इट्स ऑब्सेशन विद पाकिस्तान। एंड ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान अपने जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से आगे बढ़ के अपने सिविलाइजेशनल और कल्चरल डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ना सिर्फ यूरेशिया बल्कि लार्जर जो ग्लोबल कैनवस है उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब इस सारी सिचुएशन में जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस आई हैं 6 महीने के अंदर, दुनिया की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि इतनी जल्दी इतने बड़ी एम्पायर का डिक्लाइन शुरू। एक बहुत मशहूर कहावत है दैट द नेशंस डोंट फॉल, दे फॉल अपार्ट, यानी अंदर से ही जो टर्मोइल होता है, जो कल्चर और सिविलाइजेशनल होता है, वो उनको गिरा देता है। भारत इस वक्त स्टेडीली इस एक फेज से गुजर रहा है जिसमें इंटरनल टर्मोइल उनका बहुत ज्यादा हो गया।
और इस सारी सिचुएशन में उनको ऐसा लगता है, जो इंडियन थॉट प्रोसेस है, स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस है, उसको ऐसा लगता है कि जो ऑपरेशन मार्का हक और बुनियानुल मरसूस की वजह से जो इंडिया ने लूज किया है ग्राउंड, वो अपना कोई सिंदूर 2.0 की तरह का कोई और ड्रामा लॉन्च करके उसी सूरत में उसको रीगेन कर सकते हैं। तो ये एक उसका पर्सपेक्टिव है इन स्टेटमेंट्स का। और दूसरा, जो इंडिया के अंदर ऑब्वियसली द पॉलिटिकल टर्मोइल अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट आरएसएस, विद इन बीजेपी एंड विद इन आरएसएस, जो मोदी के ऊपर क्रिटिसिज्म है, जो मोदी को हटाने की बातें हो रही हैं, योगी को लेके आने की बातें हो रही है, अमित शाह इज ऑल्सो अ कंटेंडर। तो सारी सिचुएशन में इंडिया डेस्परेटली नीड्स अनदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, अनदर मिसएडवेंचर पाकिस्तान के साथ। और ये तो आप उसका बिल्डअप समझते कर रहे हैं हैं, कि उसका ये रेटोरिकल सर क्रीक वाला ही है या ये किसी और मंजरनामे में है, किसी और महाज के ऊपर बात किसी और महाज की करना कुछ और है? देखें, इंडिया का एक अगर आप इनके 2019 ऑनवर्ड्स इनका जो मिलिट्री ट्रेजेक्ट्री है उसको देखें, तो इन्होंने अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल करके देखा, इन्होंने ड्रोन्स को इस्तेमाल करके देखा। लैंड इन्वेजन इन्होंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि वो एस्केलेशन की एक नई फॉर्म को इनिशिएट करता है। सो इंडिया का अभी इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी एयरफोर्स को तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर लिया, डिसमेंटल करवा लिया पिछले मार्का हक और बुनियानुल मरसूस में, जिस तरह से इनके राफेल गिरे और जो इनको हजीमत उठानी पड़ी पूरी दुनिया के सामने। तो उस वक्त से ही जब इनको मार पड़ी है पाकिस्तान से, जब इनकी एयरफोर्स टू का हिट, तो तब से ये इच कर रहे थे कि हम किसी तरह नेवी का इस्तेमाल करेंगे। आपको याद होगा, यही राजनाथ सिंह वाज द डिफेंस मिनिस्टर, और जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया का, इसने ऑपरेशन मार्का हक बुनियानुल मरसूस के बाद बयान दिया था कि जो सिंदूर 2.0 है वो नेवी इनिशिएट करेगी, नेवल हेडक्वार्टर में इंडिया के जाके। सो अभी भी इनको ये लगता है कि जो इंडियन नेवी है उसके थ्रू ये अब नेक्स्ट कोई मिस एडवेंचर करेंगे, और इसी वजह से ये सर क्रीक वाला और ये कराची वाली जो धमकियां आपको सुनने में मिल रही हैं। तो इट वाज ओनली, आई मीन, जब इन्होंने जब पहला ऑपरेशन सिंदूर 1 का ड्रामा किया था, तो उसके बाद से इट वाज हाईली लाइकली कि अब ये नेवी की तरफ जाएंगे, या अपना हर जो एस्पेक्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे किसी तरीके से, कहीं इनको कोई अचीवेबल या नजर आने वाली विक्ट्री वो मिल सके। सो ये इंडिया का ख्वाब है, जो कि ऑब्वियसली ख्वाब ही रहेगा। और ये जो सर क्रीक वाला इन्होंने अभी एक और कराची वाली जो बात की, उसका कॉन्टेक्स्ट ये है। नहीं, इस पूरे मामले के बाद भी कि पाकिस्तान सऊदी अरब से अपना मुआहदा कर चुका, अब अगर कोई ऐसा होता है तो दो तरफा मफादात जो हैं वो उनके भी मुतासिर होंगे। क्या इसके बाद भी कोई ऐसी हिम्मत, जुर्रत या ऐसा कोई जहन के अंदर ख्याल लाया जा सकता है? देखें, इंडिया, आप अगर उसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो फैशिस्ट इंडिया में इस वक्त इक्तदार में है। उस फैशिस्ट को बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है। बुचर ऑफ गुजरात क्यों कहा जाता है? बिकॉज वाइल ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, उसने गुजरात में हजारों मुसलमानों को जिबा किया था स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके। मोदी एज अ लीडर, एज अ कंट्री हेड, उसकी पर्सनैलिटी टाइप सबसे ज्यादा मिलती है हिटलर से, और जितने भी इस तरह के फैशिस्ट गुजरे हैं उनके साथ। इन फैशिस्ट को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें और इनकी लाइफ को आप देखें, तो जब जब इनका इक्तदार खतरे में आया है, इन्होंने ना सिर्फ खित्ते को मुश्किल में डाला है, मुसीबत में डाला है, आग में झोंका है, बल्कि इन्होंने अपनी कौम को भी आग में झोंका है। सो आप ये कहें कि अगर मोदी को अपना इक्तदार बचाने के लिए पूरे भारत को आग लगानी पड़े, तो वो लगाएगा, बिकॉज दिस इज हाउ द फैशिस्ट माइंड वर्क्स। और दुनिया में जितनी भी जंगें होती हैं वो मिसकैलकुलेशन पे ही होती हैं। आप खुद देखें कि भारत ने 6 से 10 मई के बाद जो 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 6 मई को पाकिस्तान पे अटैक करके जो ग्रेव मिसकैलकुलेशन की थी, उसके बाद अब 6 महीने बाद भारत कहां पे खड़ा है? मोस्ट आइसोलेटेड, वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, perhaps 2 or 3 echelons away from a pariah state, जिसको पूरी दुनिया जिसके साथ तो फासिस्ट को अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपना इक्तदार बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए किसी को भी आग में झोंकना पड़े, वो झोंक देगा, और अच्छे की उम्मीद जो है वो भारत से इस वक्त नहीं रखी जा सकती। बहुत शुक्रिया अहमद हसन अल अरबी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में बात करेंगे बिलखुसूस गज़ा और इसराइल वाला मामला और अमन मुआहिदे वाला मामला, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे पे अगर नजर दौड़ाई जाए, डोनाल्ड जे ट्रंप, अमरीकी सदर, वो जब से इक्तदार में आए वो दुनिया में अमन लाने के ख्वाहां रहे। चाहे वो यूक्रेन और रूस की जंग हो, चाहे गजा के महाज के ऊपर बात हो, चाहे पाकिस्तान और भारत के मंजरनामे की बात हो, बारहा उन्होंने
मवाकों के ऊपर यही कहा कि मैं दुनिया में अमन लाना चाहता हूं, उसके लिए मुझे किरदार अदा करना चाहिए और मैं करता रहूंगा। वो नोबेल अमन इनाम हासिल करने के भी ख्वाह हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के महाज के ऊपर अगर देखा जाए तो उन्हें खातिरखा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ मवाकों के ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाला कि जंग को रोका जाए, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात और इजराइल अमरीकी ताल्लुकात के ऊपर बड़े इबहाम पाए जाते हैं। एक तरफ सुनने में यह आता है कि अमरीकी हुकाम ये चाहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की पुष्टपनाही को रोक दिया जाए, दूसरी तरफ यह भी सुनने को मिलता है कि बेंजामिन नेतन्याहू को मुकम्मल पुष्टपनाही अमरीका देता रहेगा, चाहे वो असलहा फराहम करने के मामले पे हो, सिफारती महाज के ऊपर हो, माशी महाज के ऊपर हो। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में जो 20 निकाती एजेंडा तय पाया, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ड्राफ्ट किया और जिसकी हिमायत के ऊपर यह कहा गया कि मुख्तलिफ इस्लामी मुमालिक ने इसकी तायीद की है, जिसके बाद पाकिस्तान के मंजरनामे पे देखा जाए तो हमारे वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने इसको कहा कि 8 इस्लामी मुमालिक ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था ये वो ड्राफ्ट नहीं है, इसकी बेशुमार शिकों को तब्दील कर दिया गया, जिसके ऊपर 72 घंटे की जो टाइमलाइन हमास को दी गई थी, हमास के जवाब का इंतजार किया जा रहा था, तो हमास की तरफ से उस पर पार्शली अग्री करने का मंजरनामा सामने आया कि जिसमें यह था कि यरगुमाली रिहा कर दिए जाएंगे, जो मर चुके उनकी बाकियात वापस कर दी जाएंगी और इजरायली जो कैद के अंदर फलस्तीनी कैदी मौजूद हैं उनको रिहा किया जाएगा। लेकिन पार्शली अग्री करना और फिर पूरे मंजरनामे में देखा जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका से वापसी के ऊपर बबांगे दोहल यह ऐलान कर चुका कि फलस्तीन की रियासत को तस्लीम नहीं किया जाएगा, आईडीएफ वहां के ऊपर मौजूद रहेगी और बतदरीज उसका इनखला होगा। तो इस मंजरनामे में जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो विक्टिम्स हैं, ये पूरा मंजरनामा क्या देर पा अमन लाने का मंसूबा बन सकता है? क्या गजा की तामीर नौ हो सकती है? क्या गजा में वो तमाम लोग जो कल के मंजरनामे में देखा गया कि जबरी इनखला के ऊपर मजबूर हुए, जनूब की जानिब उन्हें जाना पड़ा, उनके लिए मुस्तकबिल में किस हद तक मंजरनामा उनके हक में होगा? क्या वो तमाम अपने घरों को वापस लौट सकेंगे? क्या अमन जो कई दहाइयों से वहां पर मौजूद नहीं है वो मुकम्मल हो सकेगा? वो फ्लोटिला के कारकुनान जो इस वक्त इजराइल की कैद के अंदर मौजूद हैं, उनकी यूरोप वापसी किस तरीके से हो सकेगी? इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब ने। खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शमशाद खान साहब, अगर देखा जाए 20 निकाती एजेंडा जिसमें 2 रियासती हल या फलस्तीन को तस्लीम करने की भी बात नहीं थी, जिसपे हमास के जवाब का इंतजार किया जा रहा था, हमास ने कहीं ना कहीं पे रजामंदी का इजहार तो किया लेकिन पूरे मुआहिदे के ऊपर नहीं किया। इसका मंजरनामा आने वाले दिनों में आपको देर पा अमन दिखाई देता है, वक्ती जंगबंदी दिखाई देता है या कुछ और मंजरनामा दिखाई देता है? देखिए, मैं आपकी बातों का जवाब सिर्फ एक फिक्रे में दूंगा कि हमास ने जो कुछ भी तस्लीम किया है वो मजबूरी समझ लीजिए, और सरेंडर जो होती है वो एक कंपल्शन बन जाती है और उसका मतलब अमन नहीं होता। सरेंडर डज नॉट मीन पीस। जहां कहीं भी कैपिचुलेशन के जरिए से अमन नाफज किया गया है वो कभी लास्टिंग नहीं हुआ। तो ये तो मैंने मुख्तसर तौर पर आपको जवाब दे दिया है, लेकिन आपने चूंकि बात शुरू की है ट्रंप के मिडिल ईस्ट पीस पर के आते ही इसने अमन की बातें करनी शुरू कर दी थी। मैं ये कहना चाहता हूं टू स्टार्ट विद दैट ट्रंप इज नॉट ए मैन ऑफ पीस। ये सियासतदान है ही नहीं, ये जुए का खिलाड़ी है। ही इज द ओनर ऑफ कैसीनोज न्यू जर्सी में, लास वेगस में, और ये सियासत में आने से पहले, इंतखाब लड़ने से पहले इसका काम ही होता था, जुए का खिलाड़ी होता था। जितना भी जीतता था फायदा उठाता था, अपने जाती मुफाद से बढ़ के और कुछ नहीं जानता है। तो ये सिर्फ इसकी जो कहानी शुरू होती है वो इसकी पहली टर्म से शुरू होती है 2016 में, और इससे पहले एक सदर आया था, छोटा बुश था जो था, वो 9/11 के नतीजे में आया था। 9/11 के बाद उसने भी इसी तरीके से अमेरिका के जो एक कहा जाता है कि अमेरिका के जो सदर होते हैं या अमेरिका जो होता है ये हमेशा दुनिया को नए सिरे से शुरू कर देता है। तो वो छोटे ट्रंप ने आते ही 9/11 के बाद उसने तहस नहस कर दी थी बाय इन्वेडिंग अफगानिस्तान। उसके बाद इराक पर हमला किया, उसके बाद सीरिया पर किया, फिर ओबामा ने उस जंग को दाइश की जंग बना दिया। तो वो सदर 2 थे जिन्होंने अमेरिका का सत्यानाश किया, दुनिया का सत्यानाश किया। और ये ट्रंप ने आते ही
ओबामा के बाइडन के बाद मुंतखब हुआ था, तो इसने भी तहस नहस कर दी पहली टर्म में। अभी दूसरी टर्म तो बाद में मैं आऊंगा। पहली टर्म में जो पहला काम किया नेतन्याहू को खुश करने के लिए, क्योंकि नेतन्याहू बहुत ज्यादा इस पर इन्फ्लुएंस रखता है, तो इसने ये किया कि एक न्यूक्लियर डील जो ईरान के साथ अमेरिका ने नेगोशिएट करवाया था 2006 से सलामती कौंसिल में ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लगा के, तो 2006 से 2015 तक 9 सालों में वो नेगोशिएट हुआ था। और क्योंकि ईरान ने हमेशा ये कहा है कि मेरा न्यूक्लियर प्रोग्राम वो न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए नहीं है, उसने एनपीटी साइन किया हुआ है, वो सिर्फ पीसफुल मकसद के लिए एनरिचमेंट करना चाहता है, और उसकी इजाजत है ट्रीटी में, बाकायदा एनपीटी के अंदर इजाजत है। तो इस तरह इसने आते ही पहला काम ये किया, उस न्यूक्लियर डील को स्क्रैच किया। ट्रंप ने कहा था, उसने नेतन्याहू ने इसको कहा था कि आई डोंट लाइक दिस डील, तो इसने पहला ये काम किया। 2016 में आके 2017 में ये काम किया। 2017 में इसने जेरूसलम, जो कि हमेशा से फलस्तीन का दारुल खुलाफा समझा जाता है, अल कुद्स जिसको हम कहते हैं, तो इसने उसको इसराइल का दारुल खुलाफा रिकॉग्नाइज किया। किसी अमेरिका के सदर ने इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी तौफीक नहीं हुई थी कि वो इतना बड़ा कदम उठाता, मगर इसने उठाया। न सिर्फ रिकॉग्नाइज किया, बल्कि अमेरिका का सफारतखाना शिफ्ट वहां कर दिया। ये 2 कदम बड़े लिए, और इसके नतीजे में दुनिया का अमन तहस नहस उसी वक्त हो गया था, क्योंकि फलस्तीन के ऊपर जो जिस किस्म के इसने कदम उठाए थे, एक भयानक बादल उमड़ रहे थे। तीसरा कदम इसने उस वक्त उठाया 2018 या 19 में, अब्राहम अकॉर्ड्स लाके। मकसद था कि मुसलमान रियासतों से इसराइल को रिकॉग्नाइज करना। ये पहली टर्म के दौरान है, और इसने ही डिड मैनेज। इसने अमारात को, कतर को, बहरीन से, मोरक्को, सूडान वगैरह, इनसे रिकॉग्नाइज करवा लिया। सऊदी अरब वाज पार्ट ऑफ दैट डील, अब्राहम अकॉर्ड्स के। लेकिन सऊदी अरब ने आखिर पे कह दिया कि मैं तो उस वक्त साइन करूंगा जब कोई बड़ा इस्लामी मुल्क करेगा, यानी पाकिस्तान या इंडोनेशिया या मलेशिया। तो उस वक्त सऊदी अरब ने इनकार कर दिया। ये पहली टर्म इसकी खत्म हो जाती है, तो अब्राहम अकॉर्ड जो था वो नामुकम्मल रहा। अब दूसरी टर्म पर जब ये आने वाला था, तो 2023 में हमास ने इस सऊदी अरब को दोबारा ट्रंप के प्लान पर चलते हुए इसराइल को रिकॉग्नाइज करने से रोकने के लिए इसराइल पर हमला किया 7 अक्टूबर 2023 में। वो जंग इस तरह से, गाजा की जंग इस तरीके से शुरू हुई थी कि फलस्तीनियों ने सऊदियों को इसराइल को रिकॉग्नाइज करने से रोकने के लिए वो जंग शुरू की थी। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं, जेनोसाइड, जिस तरह से जेनोसाइडल किलिंग्स हुई हैं फलस्तीन में, और बच्चों पर, औरतों पर। और उन्होंने ये बड़ी कीमत सिर्फ एक मकसद के लिए थी कि सऊदी अरब रिकॉग्नाइज ना करे। तो लेकिन इतना जुल्म हुआ कि हत्ता कि ट्रंप ने खुद ईरान पर हमला कर दिया, बम्बार्डमेंट की। यानी ट्रंप और नेतन्याहू ये दोनों मिलकर इतना प्रेशर डाल रहे थे फलस्तीनियों पर कि उनके पास आखिर में आकर इसने ये कर दिया कि भी हम गाजा को एक और रिजॉर्ट बनाएंगे, डेवलप करेंगे। जो ये प्लान लेकर आया था वो पीस प्लान नहीं था, और वो ट्रंप का ड्राफ्ट करदा नहीं था। वो ट्रंप का दामाद है कुशनर, वो, और एक विटकॉफ है जो मिडिल ईस्ट का हुआ है, 2, और एक 3 है जो इसका नेतन्याहू का स्पीच राइटर है। इन्होंने ड्राफ्ट किया था। ये सियासी ड्राफ्ट है ही नहीं। ये जो ड्राफ्ट 20 पॉइंट इसके थे, ये बुनियादी तौर पर एक रोड मैप था कि किस तरह हमास को खत्म करना है और इसराइल को मैक्सिमम टेरिटोरियल फायदे देकर, और फलस्तीनियों की जो रियासत एक बराए नाम वो महमूद अब्बास बैठा हुआ है, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का, जिसको फलस्तीनियों ने रिजेक्ट किया हुआ है। 2006 में हमास ने भरपूर तरीके से ओवरवेलमिंग फलस्तीन में इलेक्शन जीता। मैं खान साहब इसी बारे में बात करने वाला था कि फलस्तीनी जो है वो फलस्तीनी अथॉरिटी को तस्लीम नहीं करते। हमास के साथ भी सियासी इख्तलाफात उनके मौजूद हैं। इजराइल के जो दाएं बाजू के लोग हैं वो भी इस छिक के ऊपर नाला थे कि फलस्तीनी अथॉरिटी को बतदरीज यहां पे होल्ड दे दिया जाएगा। जब दोनों तरफ से ये इख्तलाफात होंगे तो फिर ये सिस्टम फलस्तीन का अथॉरिटी के हवाले से ये पाया तकमील तक कैसे पहुंचेगा? ये कैसे पहुंच सकता है जब आप कैपिचुलेशन पर मजबूर कर रहे हैं फलस्तीनियों को,
हमास को कह रहे हैं कि सरेंडर करो और हॉस्टेजेस वापस लो, यानी ये इन्होंने रोड मैप इस पर्पस के लिए बनाया, इस पर्पस के लिए नहीं कि फलस्तीन की रियासत बनानी है। ना नेतन्याहू रिकॉग्नाइज करता है फलस्तीन को, ना ट्रंप करता है, ये मैं बता दूं साहब। ये आपके अपने हुक्मरान जो कहें वो कहें, लेकिन मैं कहता हूं ट्रंप ने आज तक फलस्तीन की रियासत को तस्लीम नहीं किया, ट्रंप ने, और इसी तरह नेतन्याहू ने। तो जो कुछ तमाशा खेला जा रहा है ये खिलवाड़ है ट्रंप की और नेतन्याहू की मिली भगत से। तो इस वजह से अगरचे हमास ने अभी तक सरेंडर नहीं किया था, अगर कहते हैं लोग कि जी अब सरेंडर कर दिया है, ये सरेंडर जो होती है, ये कैपिचुलेशन जो होती है, ये अमन को रिस्टोर नहीं करने वाली होती। मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान ने कश्मीर पर जब हमला किया था तो कश्मीरी मुसलमानों ने सरेंडर नहीं किया था, वो आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं हिंदुस्तान की मकबूजा जो है हुकूमत, उस सिस्टम के खिलाफ। और हमने पिछले 25-40 सालों में, मुझे याद है, मैं क्योंकि सिफारतकारी से मुंसलिक रहा हूं, हमने कभी भी पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होने दिया था। हमने अरबों की हिमायत जरूर की थी, मदद करते थे, सियासी मदद करते थे, तौर पर जितनी हो सकती थी हम ट्रेनिंग व्रेनिंग उनको देते थे, मगर हमने खुद को कभी भी मिडिल ईस्ट के झगड़ों में, यानी अरबों और इसराइलियों की लड़ाइयों में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होने दिया। और इसी तरीके से हमारी ये पॉलिसी थी, हमने फोकस कश्मीर पर रखा था। नहीं है सर, मौजूदा मंजरनामे में अभी ये देखना बाकी है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं और ये मंसूबा किस हद तक अमल दरामद रहता है देर पा के लिए। बहुत शुक्रिया शमशाद अहमद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी जुमे के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।